किसने पुस्तक द डेथ ऑफ नेचर वुमेन इकोलॉजी एंड द साइंटिफिक रिवोल्यूशन लिखी थी? तो ये है कैरोलिन मर्चेंट द्वारा लिखी गई थी। ओके, तो क्या ये डेथ ऑफ नेचर वुमेन इकोलॉजी एंड साइंटिफिक रिवोल्यूशन पुस्तक के लेखक कैरोल मर्चेंट है। 1980 में प्रकाशित हुई थी यह पुस्तक पर्यावरणीय इतिहास और पारिस्थितिकी नारीवाद के क्षेत्र में एक अग्रणी कार्य करती है। यह पुस्तक तर्क देती है कि वैज्ञानिक क्रांति ने प्रकृति और महिलाओं के प्रभुत्व में योगदान दिया और यह पारिस्थितिकी संकट की ऐतिहासिक जड़ों की पड़ताल करती है। मर्चेंट के काम का पर्यावरणीय अध्ययन और नारीवादी सिद्धांत के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है, जो प्रकृति के शोषण और महिलाओं के उत्पीड़न के आपसी संबंधों को उजागर करता है। ओके, तो ये मर्चेंट द्वारा यह बुक लिखी थी। वहीं पे जूडिथ बटलर ने एक प्रसिद्ध दार्शनिक और लिंग सिद्धांतकारक थे, जो लिंग प्रदर्शनशीलता और क्वेयर सिद्धांत पर अपने काम के लिए जानी जाती है। जेंडर डबल फेमिनिस्ट एंड द सबवर्शन ऑफ आइडेंटिटी शामिल है। बटलर का ध्यान मुख्य रूप से लिंग और पहचान पर यह पर्यावरणीय इतिहास और इको फेमिनिस्ट पर आधारित है। जर्मन गिर एक ऑस्ट्रेलिया लेखिका और सार्वजनिक बुद्धिजीवी है, जो नारीवादी सिद्धांत में अपने काम के लिए जानी जाती है। उनकी पुस्तक है द फीमेन यूनाक समाज में महिलाओं की पारस्परिक भूमिकाओं की आलोचना करती है। नारीवादी विचार में प्रभावशाली होने के बावजूद गिर का काम विशेष रूप से पारिस्थितिकी और वैज्ञानिक क्रांति के विषयों को संबोधित करती है। सवित्रा सिंह एक कवित्री शिक्षाविद है, जो हिंदी साहित्य और नारीवादी छात्रवृत्ति में अपने योगदान के लिए जानी जाती है। उनका काम मुख्य रूप से भारत में साहित्य और नारीवादी अध्ययन के क्षेत्र में हमें दिखाई देता है। ओके, तो ये है कैरोल मर्चेंट द्वारा लिखी गई थी। निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही ढंग से मिलान कीजिए? तो सही ढंग से मिलान करने पर यहाँ पे बात की है, तो बी, सी और ई इसका आंसर है। क्या है देखते हैं। सही मिलान में बी और सी पितृसत्ता पुरुष और महिलाओं के बीच शक्ति संबंध पे बात करता है। समग्रतावाद पूर्ण उनके भागों से अधिक महत्वपूर्ण है। ई गहन परिस्थिति की मानव केंद्रित और अस्वीकृति पर आधारित है। पितृसत्तात्मक क्या होता है? पितृसत्तात्मक सामाजिक व्यवस्था को संदर्भित करती है, जिसमें पुरुष प्राथमिक शक्ति रखते हैं और राजनीतिक नेतृत्व, नैतिक अधिकार, सामाजिक विशेषाधिकार और संपत्ति के नियंत्रण की भूमिका में प्रमुख होते हैं। ऐसी प्रणालियों में पुरुष और महिलाओं के बीच शक्ति संबंध अक्सर महिलाओं के अधीनता का परिणाम होती है। समग्रतावाद यह विचार है प्रणालियों और उनके गुणों को संपूर्ण के रूप में देखा जाना चाहिए, न कि केवल भागों के संग्रह के रूप में। यह परिप्रेक्ष्य इस बात पर जोर देता है कि संपूर्ण उनके व्यक्तिगत भागों के योग से अधिक महत्वपूर्ण है। गहन परिस्थिति की एक पर्यावरणीय दर्शन है, जो मानवीय आवश्यकताओं के लिए उनके साधन उपयोगिता की परवाह किए बिना जीवित प्रणालियों के आंतरिक मूल्यों को बढ़ावा देता है। यह दर्शन मानव केंद्रवाद का दृष्टि से खंडन करता है। विश्व की मानव प्राणी ग्रह पर केंद्रीय या उससे महत्वपूर्ण प्रजाति है। ओके, सतत विकास दिए गए विकल्प सतत विकास उस विकास को संदर्भित करता है जो वर्तमान की आवश्यकता को पूरा करता है और भविष्य की पीढ़ियों की अपनी आवश्यकता को पूरा करने में सक्षम होता है। मतलब यह भविष्य पर केंद्रित करता है, इसकी बात की थी। और यहाँ पर ऑप्शन में दिया है कि वर्तमान आवश्यकता पूरा करने पर जोर देते हैं, बाकी ये भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकता को पूरा करने की क्षमता से समझौता किया है। फाशीवाद एक दक्षिणपंथी अधिनायकवादी और अति राष्ट्रवादी राजनीतिक विचारधारा है और यह आंदोलन है तानाशाही शक्ति विरोध का जबरन दमन और समाज और अर्थव्यवस्था का मजबूत नियंत्रण द्वारा विश्लेषण है। यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का समर्थन नहीं करता है, इसके बजाय इसमें अक्सर सेंसरशिप और प्रचार शामिल होते हैं। ओके, तो ये हमें दिखाई देता है। वहीं पे संयुक्त राज्य अमेरिका में महिला आंदोलन वर्षों से मजबूत होता है। इसके कुछ बुनियादी तथ्य इस प्रकार है, तो ये हमें ए, बी, सी और डी हमें दिखाई देंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका महिला आंदोलन वर्षों से मजबूत हुआ है और इसके क्या बुनियादी तथ्य हैं। 1848 में आयोजित सेनेका फॉल्स अमेरिका ने अमेरिकी सम्मेलन में अमेरिकी महिला अधिकार आंदोलन के जन्म को चिन्हित किया था। अमेरिकी संविधान के 19वें संशोधन ने 1920 में अमेरिकी महिलाओं को मतदान का अधिकार दिया था। वहीं पे फिर सी है 1969 में राष्ट्रीय महिला मताधिकार संघ की स्थापना की गई थी। वहीं पे फिर है डी, एक नारीवादी लेखिका साइमन डी बोयावर ने द सेकंड सेक्स पुस्तक को प्रकाशित किया था। संयुक्त राज्य अमेरिका महिला आंदोलन हुआ था, जिसमें महिलाओं के समानाधिकार वकालत करने पर एक लंबा इतिहास रहा है, विशेष रूप से मताधिकार, रोजगार और शिक्षा के क्षेत्र में। 1848 में सेनेका फॉल्स कन्वेंशन को संयुक्त राज्य अमेरिका में पहला महिला अधिकार सम्मेलन माना जाता है, जिसने संगठित महिला अधिकार आंदोलन की शुरुआत की। 1920 में
वहीं पे 1920 में अनुमोदित 19वें संशोधन ने अमेरिकी महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्रदान किया था, जो महिला अधिकार आंदोलन में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर था। 1869 में सुजान बी एथोनी और एलिजाबेथ कैंडी स्टेडन द्वारा स्थापित राष्ट्रीय महिला मताधिकार एसोसिएशन ने महिलाओं के मताधिकार की वकालत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। प्रमुख नारीवादी लेखिका साइमन डी बोयावर ने 1949 में द सेकंड सेक्स पुस्तक प्रकाशित की थी, जिसे नारीवादी दर्शन में एक आधारभूत ग्रंथ माना जाता है, जो विश्व भर में महिला आंदोलन को प्रभावित करता है। ओके, तो ये हमें ऑप्शन दिखाई देते हैं। महिला आंदोलन का महत्व क्या था कि इसमें महिला आंदोलन ने विभिन्न कानूनों और सामाजिक सुधारों को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिससे संयुक्त राज्य अमेरिका में महिलाओं की स्थिति और अधिकारों में सुधार हुआ था। इसने प्रजनन अधिकार, लैंगिक वेतन अंतर और महिलाओं के विरुद्ध हिंसा जैसे मुद्दों की ओर ध्यान आकर्षित किया था। ओके, तो हमें ये दिखाई देता है। वहीं पे सिविल डिसओबीडियंस लिखा था, तो ये किसने लिखा था? हेनरी डेविड थारो द्वारा लिखा था। किसने पुस्तक का लेख है सिविल डिसओबीडियंस लिखा था? तो हेनरी डेविड थारो ने लिखा था। यह अमेरिकी निबंधकार, कवि और दार्शनिक थे। अपनी पुस्तक वॉल्डेन के लिए सबसे अधिक जाने जाते हैं, जो प्राकृतिक परिवेश में सरल जीवन पर एक चिंतन है, और उनके निबंध सिविल डिसओबीडियंस, जो अन्यायपूर्ण राज्य के नैतिक विरोध में नागरिक सरकार के प्रति व्यक्तिगत प्रतिरोध के लिए तर्क देता है। थोरो ने सिविल डिसओबीडियंस ने महात्मा गांधी और मार्टिन लूथर किंग जूनियर सहित कई नेताओं और आंदोलन को प्रभावित किया था। वहीं पे बेल हुक्स एक अमेरिकी लेखिका, प्रोफेसर, नारीवादी और सामाजिक कार्यकर्ता थी, जिसके काम ने जाति, पूंजीवाद और लिंग के चौराहों की जांच की थी। वह एंड आई द वुमेन ऑफ और ऑल अबाउट लव जैसी कृतियों के लिए जानी जाती थी, लेकिन उन्होंने सिविल डिसओबीडियंस नहीं लिखा था। जेम्स टूली एक कनाडाई राजनीतिक सिद्धांतकारक थी, जो मान्यता और स्वदेशी अधिकारों के दर्शन पर अपने काम के लिए जानी जाती थी। उन्होंने सिविल डिसओबीडियंस नहीं लिखी थी, लेकिन लोकतांत्रिक सिद्धांत और बहुसंस्कृतिवाद पर व्यापक रूप से लिखा था। ओके, तो इन्होंने लिखा था बहुसंस्कृतिवाद पर लिखा था। हर्बर्ट मार्क्यूस एक जर्मन अमेरिकी दार्शनिक और समाजशास्त्री थी। आलोचनात्मक सिद्धांत फ्रैंकफर्ट स्कूल से जुड़ी हुई थी। यहाँ सिविल डिसओबीडियंस के लिए नहीं थी। ओके, तो ये है सिविल डिसओबीडियंस किसने लिखी थी? तो हेनरी डेविड थारो द्वारा लिखी गई थी। ओके, तो यहाँ पे हमें ऑप्शन थॉमस हॉब्स, लिवियाथन, इमैनुअल कांट हमें दिखाई देते, क्रिटिक ऑफ द प्योर रीजन। फिर मिशेल फूको है द ऑर्डर ऑफ थीसिस एंड आर्कियोलॉजी ऑफ द ह्यूमन साइंस। फिर है नाओमी क्वेन है, तो ये ऑन फायर में हमें दिखाई दिए थे। थॉमस हॉब्स है एक अमेरिकी दार्शनिक थे, जो राजनीतिक दर्शन पर अपने काम के लिए जाते थे। उनकी सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है लिवियाथन, 1651 में प्रकाशित हुई थी। वे सामाजिक अनुबंध सिद्धांत की स्थापना की, जो पश्चिमी राजनीतिक सिद्धांत में मौलिक बन गया था। इमैनुअल कांट हमें एक जर्मन दार्शनिक थे, जो आधुनिक दर्शन में एक केंद्रीय व्यक्ति थे। उन्होंने 1781 में क्रिटिक ऑफ द प्योर रीजन प्रकाशित की थी, जिसे पश्चिमी दर्शन में सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में से माना जाता है, जो मानव अनुभव और ज्ञान के बीच संबंध को संबोधित करता है। फिर मिशेल फोकाट एक फ्रांसीसी दार्शनिक, विचारों के इतिहासकारक, सामाजिक सिद्धांत और साहित्यिक आलोचक थे। उनकी पुस्तक है द ऑर्डर ऑफ थीस इन आर्कियोलॉजी ऑफ द ह्यूमन साइंस 1966 में प्रकाशित हुई थी। विज्ञान और मानव ज्ञान के इतिहास में पता लगाया था। नाओमी क्वेन एक कनाडाई लेखिका, सामाजिक कार्यकर्ता और फिल्म निर्माता थी, जो अपने राजनीतिक विश्लेषण और कॉर्पोरेट वैश्वीकरण की आलोचना के लिए जानी जाती थी। उनकी पुस्तक है ऑन फायर द बर्लिंग केस फॉर अ ग्रीन न्यू डील 2019 में प्रकाशित हुई थी। ओके, तो ये इनकी कुछ बुकें हैं, जो जिन्होंने अपने अपने कथन दिए, बुकें दी, रचनाएं दी, उनके बारे में है। तो लिवियाथन हमें हॉब्स की दिखाई देंगी, इमैनुअल कांट की क्रिटिक ऑफ द प्योर रीजन है, मिशेल फूको की है द ऑर्डर ऑफ द थीसिस और आर्कियोलॉजी ऑफ द ह्यूमन साइंस है, मिशेल फूको की। नाओमी क्वेन की ऑन फायर। ओके, तो ये 5 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। आपको कैसी सीरीज लग रही है आप ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।